नमस्कार दोस्तों, एडीएम न्यूज भारत में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों नीरज भारती का एक बड़ा प्रकरण चल रहा है और इस प्रकरण में आपने देखा किस तरह से अब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने जो है नीरज भारती को निशाने पर लिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ मुख्यमंत्री को लेकर कुछ बातें जो है उन्होंने सोशल मीडिया में कही थी। तो आज इसी विषय को लेकर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और मंडी के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पवन ठाकुर जी, वो हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री का करीबी चेहरा इन्हें कहा जाता है। इन्हीं से बात करेंगे कि ये जो राजनीतिक तनाव है, राजनीतिक माहौल हिमाचल में बना हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस क्या अब स्थिति को कैसे एनालाइज कर रही है और क्या इनकी अब फ्यूचर पॉलिटिक्स होने वाली है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि काफी माहौल जो है नीरज भारती के इस सारे तनाव की वजह से डिस्टर्बेंस तो हुई ही है पार्टी में। तो इसी सारे विषय को बात करेंगे। सीनियर नेता है कांग्रेस के, मुख्यमंत्री का करीबी चेहरा भी है। पवन जी, आपका एडीएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सवाल सीधा ही है कि ये जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के भीतर, इसको लेकर आपका क्या कहना है? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो डिस्टर्बेंस वाला ऐसा कोई इशू नहीं है हिमाचल प्रदेश में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3.5 वर्ष प्रदेश को सरकार को बने हुए हो गए। आदरणीय चंद्र कुमार जी 3 वर्ष से एक अहम, इनका कैबिनेट में एक अहम रोल है। 3.5 साल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। पूरा सत्ता का सुख जो है वो हमारे बड़े भाई नीरज जी भोग रहे थे। आज पता नहीं अचानक क्या, मेरे को समझ नहीं आई है कि अचानक ऐसी चीज़ें जो उन्होंने आज बयान की है मेरी समझ से बाहर है। पूरे 3.5 वर्ष वो उनके पिताजी, वो लोग जो लोग हैं वो काम कर रहे थे। और कांगड़ा का सबसे बड़ा चेहरा ही प्रोफेसर चंद्र कुमार जी है। ओबीसी चेहरा भी है, कांग्रेस में भी बड़ा चेहरा है, सीनियर आदमी है पार्टी के, सांसद रह लिए, हाँ। मंत्री रह लिए, वीरभद्र के साथ रह लिए, लंबे समय से राजनीति में आज 7-8 टर्म से जो है वो विधायक मंत्री हैं। पवन भाई, ये तो सबसे बड़ा सवाल यही तो है आपसे कि ऐसा क्या कांग्रेस में चल रहा है इन दिनों, क्योंकि नीरज भारती ने पिछले 3.5 साल में ये तीसरी बार सीधा हमला मुख्यमंत्री के ऊपर है। पिछली बार भी हमला हुआ, उस समय मुख्यमंत्री ने उसे ओकओवर में बुलाया, वहां पर पूरी बातचीत हुई, क्लैरिफिकेशन हुई, गलतफहमियां खत्म हुई सारी की सारी, और फिर 1 साल ठीक निकल गया। अब एक बार फिर से वही स्थिति है। जब सरकार को 1 साल भी नहीं बने हुआ था तब भी नीरज भारती का जो है वो स्टेटस आया था कि जी 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है। तो ये नीरज भारती का असंतोष क्यों है जबकि उसके पिता खुद कैबिनेट में है? उसका संतोष को सरकार के प्रति आपने पहले भी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक बार दिल्ली वाला जो हुआ था, वो किसी महिला, किसी अभद्र जो उनको भाषा का प्रयोग किया था, उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च होती, वो हमेशा सोशल मीडिया में जो है सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। जब आदरणीय चंद्र कुमार जी ने बोला सरकार 3.5 वर्ष में एक अच्छा काम कर रहे हैं सरकार, और पार्टी में एक अच्छा जो है तालमेल है, उससे आगे वो हम बढ़ रहे हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो नीरज भारती है उनको अभी संघर्ष के बारे में तो मालूम नहीं है। अगर वो 2 बार विधायक रहे, चाची पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे, वो सारा जो योगदान उनके फादर का है। अगर सही ढंग से, अगर नीरज भारती जी सही ढंग से अपने क्षेत्र में विधानसभा में काम करते, लोगों का दिल जीते, तो चंद्र कुमार को कोई जरूरत नहीं, आदमी प्रोफेसर चंद्र कुमार जी को जरूरत नहीं होती इलेक्शन लड़ने की। आज उनका भी एक 3, 4, चौथी, 5वीं बार उनका जो है वो एक टर्म होता और एक वो सीनियर पोजीशन पे होती। तो मेरे को जो जितना ध्यान हो इस तरफ लगाते, उतना ध्यान अगर वो वहाँ की लोगों की सेवा करने के लिए लगाए तो सबसे बेहतर है। पवन जी, नीरज भारती ने, हमने देखा कि सोशल मीडिया में काफ़ी सपोर्ट उनको मिला और उन्होंने आरोप लगा दिए, जैसे बिल, ठेकेदारों के बिल भुगतानों का आरोप लगा लिया कि कमीशन लिया जाता है, अटैचियों की बात उन्होंने कर दी। तो सीधा सीधा आरोप कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर था, जिसमें उनके पिताजी खुद जो है वो भागीदार है उस सरकार में, वो मंत्री हैं इस सरकार के। तो कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? सरकार को बने हुए 3.5 वर्ष, आप बताइए किसी मंत्री के ऊपर, प्रदेश के मुखिया के ऊपर, या किसी एमएलए के ऊपर, किसी के ऊपर आप एक भी चीज बताइए कि कहीं भ्रष्टाचार का कोई भी चार्ज है, बताइए। 3.5 वर्ष हो गए। तो मंत्री तो खुद को हैंडीकैप महसूस करते हैं ना सर? नहीं, ऐसा कोई नहीं। सभी मंत्री जो है, सब लोग सामूहिक जो है वो कार्य हो रहा है प्रदेश के अंदर। नहीं, कैबिनेट में आपने देखा होगा कि कैबिनेट से मंत्री रोते हुए उठकर चले गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोहित ठाकुर का नाम है, एजुकेशन मिनिस्टर है वो, और मुकेश अग्निहोत्री पीछे पीछे गए थे, वो मनाकर ले आए थे। तो इस तरह के ड्रामे जो है वो पहली बार देखने को मिले। इतना बड़ा विभाग आदमी रोहित ठाकुर जी के पास है, शिक्षा का, आपको पता है, जिसमें करीबन 1 लाख के करीब जो है एम्प्लॉइज है। सारा सबको जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो फैसले लेने होते हैं, ठीक है, मुख्य जो भी जनहित के फैसले होते हैं सारे साझे लिए जाते हैं, पॉलिसी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो है भ्रम फैलाना चाहती है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से सरकार जो सही दिशा में चल रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि हम हर जो है सत्ता से दूर होते जा रहे हैं। ये सारा जो चीज़ें हैं सारी, इसके पीछे जो है वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज 5 गुटों में बंटी है। तो प्रदेश में किसी कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई गुट नहीं है। पवन भाई, भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बनती है।
आपके मुखिया कहते हैं इस बात को, आपने भी अभी कह दी, लेकिन मंडी के जो रिजल्ट ताजा तरीन आए हैं उनमें नगर निगम में बहुत बड़ा झटका लगा, जिला परिषदों में झटका लग गया, बीडीसी में झटका लग गया। तो 5 गुट को है कहाँ पे? क्योंकि मंडी में तो जयराम को वोट कर दिया सारे का सारा। नहीं, ऐसा नहीं है। मंडी में जो जो वोट हुआ है वो वहाँ की जो स्थानीय विधायक हैं उनके कारण, कोई किसी भी अगर सरकारगढ़ में कोई इलेक्शन होता है तो उसका जो सीधा असर होता है वो स्थानीय लीडरशिप के ऊपर होता है, ना कि किसी प्रदेश के जो बड़ा नेता उसका असर होता है। कि ठीक है, पिछली बार उन्होंने मंडी में असर जयराम का जरूर हुआ, जिसकी चपेट में हम भी आए, क्योंकि उन्होंने जो मेरी मंडी कहा, परंतु ऐसा मंडी में नहीं था। मंडी में हम उसके लिए उसका पोस्टमार्टम करेंगे, ऐसा कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखती थी। क्या वो अब टिकटों का जहाँ वितरण होता है, क्या होता है, एक सीट पे 4-4, 5-5 लोग होते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह का संतोष जो है वो उन लोगों में हुआ, वो कारण हुआ। अन्यथा ऐसा कोई, अगर आप वोटों का जो पूरा देखें तो मेरे को लगता है 2-2.5% का जो है फर्क है पूरा, जो अगर पूरी कैलकुलेशन ना कर सकें। लेकिन आप पॉलिटिकल इससे आते हैं, सिनेरियो से, चुनावों में आप जाते हैं, 2-2.5% का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है जब रिजल्ट नहीं होता है। नहीं तो उसका सीधा है कि जो जो लोग, देखिए जब टिकट के लिए छोटा इलेक्शन होता है 5-5 लोग अप्लाई करते हैं, और कई जगह हम सही ढंग से बड़े बड़े इलेक्शन में भी आप चले जाएं तो गुटबाजी की बात है, 5 गुटों में भाजपा बटी हुई है, लेकिन उनको तो फायदा हो गया ना 5 गुटों का। सोलन में बिंदल ने जीत लिया अपना गुट, मंडी में जयराम ने जीत लिया अपना गुट, धर्मशाला में जो है वो सुधीर ने जीत लिया अपना गुट। तो फिर इनको तो गुटों का फायदा हो गया, नुकसान तो फिर कांग्रेस को हुआ। नहीं, वहाँ भाई जो लोकल इलेक्शन होते हैं, टोटली लोकल इलेक्शन, जिस तरह का प्रधान का दूसरा होता है, ये लोकल चेहरे के ऊपर दूसरा, इसको पूरा तरह से आप सोचेंगे कि इसको पूरी तरह से पार्टी क्या सपोर्टी। कई बार क्या होता है कि किस एरिए से कौन कर रहा है, तो उस एरिए के सारे लोग उसको प्रेफर करते हैं कि हमारा काउंसलर बने यहाँ से और हमारा ज़्यादा विकास हो। किसी एरिया से 3-4 लोग खड़ जाते हैं तो वहाँ वोट डिवाइड हो जाते हैं। तो छोटा इलेक्शन को बड़ा लोग इस तरह से, इस नज़र से नहीं देखते। पवन जी, एक सवाल और था। हिमाचल प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक तरह से नया रेवोल्यूशन लेकर आए। जिन चीज़ों को शांता कुमार ने प्रयास किया था टच करने का, लेकिन वो असफल हुए। बड़े बड़े मुख्यमंत्री हुए, प्रेम कुमार धूमल हुए, वीरभद्र सिंह हुए, काफ़ी सारे मसले थे, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के थे, चाहे वो कई सारी, जैसे सरकारी गेस्ट हाउसों में ऑनलाइन बुकिंगों का सिस्टम है, इनके किराए बढ़ गए, विधायकों के किराए आम आदमियों के बराबर हो गए। ये सारी चीज़ें एक रेवोल्यूशन इसको हम कह सकते हैं। इस रेवोल्यूशन को लेकर आए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल में, लेकिन उसके बाद भी इन चीज़ों को भुनाने में उनका कैंप, उनकी सरकार जो है वो कामयाब क्यों नहीं हुई? जनता तक जो है उनकी ये जो रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज थी, इनको पहुंचाने में आप कहाँ पिछड़ गए? ये बात सत्य है कि इसके लिए पिछड़ने के लिए क्या कि हमें लंबे समय तक हमारा जो था संगठन था, हमारे पास पीसीसी का स्ट्रक्चर नहीं था, दूसरा नहीं था, जो संगठन जो था सरकार के कार्यक्रमों को लोगों तक ले जाना। परंतु आज हमारे पास अब 1-2 महीना में पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो जाना, संगठन ब्लॉक बन जाने हैं, दूसरे बने, हमने नीचे तक पेज प्रभारी तक लोगों को लगाएंगे। जो भी सरकार की नीतियां और कार्यक्रम होगी उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, और उसका असर भी हो रहा है। ऐसा नहीं, आज अगर हिमाचल प्रदेश में, अगर पंचायती राज में कांग्रेस बहुत थी, ज़्यादा हमें मैक्सिमम विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रधान उप प्रधान बने हैं। ठीक है, जिला परिषद का इलेक्शन भी आपको पता दूसरे एंगल से होता है, या बीडीसी का इलेक्शन, तो मेजर जो लीडर का जो इंटेंशन होती है वो होती है कि प्रधान के ऊपर, क्योंकि प्रधान भाई आपने सवाल खराब कर दिया। सवाल था कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को 3.5 साल में जनता तक पहुंचाने में कामयाब क्यों सरकार नहीं हुई? जब आपने इतने रेवोल्यूशनरी स्टेप लिए हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, स्कूलों के मर्जर हो गए, कॉलेजों के मर्जर हो गए, डिपार्टमेंटों की शिफ्टिंग हो गई, और ये सारी चीज़ें जनहित में हुई हैं। लोग इन चीज़ों को बंद कमरे में बैठकर अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कांग्रेस इस अप्रिशिएशन को लेने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। धरातल पे ये चीज़ें आ रही है, पार्टी भी इसके ऊपर पूरी तरह से इसको बना रही है, लोगों तक पहुंचा रही है, धरातल पे आ रही है। मेरे को दिख रहा है जिस तरह सर, कोई मंत्री मुख्यमंत्री के साथ खड़ा नहीं होता है। अब नीरज भारती का इतना बड़ा मसला चल रहा है, उसने अटैचियों के आरोप लगा दिए, तो वो केवल मुख्यमंत्री के ऊपर थोड़ा ना लगे, वो तो कांग्रेस की सरकार के ऊपर लगे आरोप। ठेकेदारों के ऊपर कमीशन लेने का आरोप लगा दिया। लेकिन आप बताएं कि कांगड़ा से कौन मंत्री बोला? आप बताएं कि हमीरपुर से कौन विधायक बोला? आप बताएं कि मंडी से कौन आगे आया? कोई भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं। आप शिमला से सिलेक्टेड लोग, जगत सिंह नेगी कभी कभार बोल देते हैं, और आप बताओ कि मुख्यमंत्री के साथ ढाल बनकर कौन खड़ा हुआ? बिलासपुर से आपके पास मंत्री हैं। तो ये जो, क्योंकि जब मुख्यमंत्री हमने और भी सरकारें देखी हैं, वीरभद्र भी हमने देखे हैं, हमने प्रेम कुमार धूमल भी देखे, जयराम ठाकुर भी देखे हैं, ये चौथे मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं आज के डेट में। लेकिन ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक हो रहा है और सारा मंत्रिमंडल सन्नाटे में बैठा हुआ है। ये चीजें क्यों घट रही हैं? तो कहीं ना कहीं गुटबाजी की बात है। नहीं, सभी मंत्री भी डिफाइन कर रहे हैं, एमएलए भी डिफाइन कर रहे हैं, वर्कर भी डिफाइन कर रहे हैं, और पीसीसी के अधिकारी भी डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरे इसमें ऐसी ध्यान में नहीं है, सभी लोग डिफाइन कर रहे हैं। सर, प्रदेशाध्यक्ष की कोई स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक। विनोद जिंटा की स्टेटमेंट आई है, जो कितने अगर सीनियर आदमी है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आप बताइए, संगठन में किसकी डेफिनेशन को माना जाएगा? चौधरी चंद्र कुमार के अलावा किस मंत्री ने बोला? उनकी तो मजबूरी थी बोलना।
जब चौधरी चंद्र कुमार जी ने बोल दिया, उससे ऊपर तो बोल जो चंद्र कुमार चौधरी जी ने बोला सबका बयान है, उनका बेटा है। सर हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने इतने भारी आरोप लगा दिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर, कल भी, परसों भी, आज भी, 3 दिन हो गए बोलते हुए, लेकिन डिफेंड करने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ अभी तक। सुरेश कुमार विधायक हैं, सुनील शर्मा बिट्टू पॉलिटिकल एडवाइजर है, कैप्टन रंजीत विधायक हैं। ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पर विधायक नहीं है कांग्रेस के पास। मुख्यमंत्री का जिला है, कुलदीप पठानिया आपने चेयरमैन बना रखे हैं, रामचंद्र पठानिया चेयरमैन है, अजय शर्मा चेयरमैन है, इतनी सारी टीम यहाँ बना रखी है। तो ये किस लिए बनाई है जब ये मुख्यमंत्री की ढाल बन के नहीं खड़े होंगे हमीरपुर में? चलो ये जो चीजें मेरे संज्ञान में नहीं है, परंतु क्या आप सीनियर नेता है, मुख्यमंत्री कैंप के चेहरे हैं, तो कम से कम जवाब तो बनता ही है सर। खड़े होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो ना, अपोजिशन का काम तो एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन तो किसके ऊपर भी लगा दे, जब तक कोई चीज सर जवाब देने तो आना चाहिए ना, काउंटर तो करेगा ना। अब आप यहाँ बैठे हैं तो आप अपने चीफ मिनिस्टर के लिए बैठे हैं, हाँ अभी रात के 9:30-10 लगे हैं बजने, और आप यहाँ बैठे हैं तो आप अपने मुख्यमंत्री को डिफेंड करने के लिए सरकार घाट से बैठे हैं इधर आकर, है ना। तो ये हमीरपुर वाले जहाँ से मुख्यमंत्री है, ये आपकी बगल में इतना बड़ा बस अड्डा बना दिया चीफ मिनिस्टर ने, जिसको प्रेम कुमार धूमल नहीं बना सके, ठीक है जी। मेडिकल कॉलेज बना दिया, इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल दे दिया। अब इससे ज्यादा इन लोगों को क्या चाहिए डेवलपमेंट? नहीं, हमीरपुर में नहीं है, समूचे हिमाचल में समान विकास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। आज जहां देश का प्रधानमंत्री जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल पहले कहा, और किस तरह से आपको पता राजस्व आज कटा हुआ, किस तरह से आज हम फाइनेंशियली तौर पे पूरे देश में हिमाचल प्रदेश अगर तुलना की जाए तो पूरे देश में आज अच्छी स्थिति पे है। जो बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते थे, आज वो देश का प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहा है, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज जहां आपने बात की, अभी मैं बोल रहा था, सभी हर पहली को सबको सैलरी मिलती है, सारे उसी तरह से विकास के कार्य चले हुए हैं। मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ कि पूर्व सरकार से, जिस सरकार को 60,000 करोड़ रुपया कम मिलता हो, और जिसकी मौजूदा टाइम में जिसकी वैल्यू आज 90,000 करोड़ रुपया हो, उस फिर भी सरकार जो है पूरी तरह से जो है विकास के कार्यों को भी सुचारू रूप से चलाया हुआ है। जहाँ आपने नई नौकरियां भर्ती करनी, उनको सुचारू रूप से कर रहे हैं, नई रिक्रूटमेंट हो रही है, नए रूल्स बन रहे हैं, सब बना है। आज जिस तरह से रेवोल्यूशन आया हुआ है, आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये सारा जो है आदरणीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच है, और उसका परिणाम 2027 में भी आएगा। जो लोग आज अंदर बोलते हैं कि जो कभी हमने सोचा नहीं था लोग, मैं आपको मंडी की बात मैं बताना चाहता हूँ कि मंडी में हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज था निरचौक में, और आदरणीय पूर्व में जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी, वहाँ पे वो अपने 5 साल के कार्यकाल में जो है एक MRI मशीन नहीं लगा पाए, ठीक है, और एक कैथ लैब नहीं ला पाए। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे बिजली के बिल पेंडिंग थे, दूसरे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सूझबूझ से आज क्या है, जो भी वहाँ पे चाहे जो हमारे टेंडरिंग सिस्टम था दूसरा था, उससे भी कटौती की। अगर जो रेट्स आज से 5 साल पहले मिलते थे, वो उनसे भी कम रेटों पे आज कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश का धन आदरणीय मुख्यमंत्री ने बचाया। ओबराय जैसे ग्रुप से प्रॉपर्टी लेना, और सेस में जहाँ आपको चाय पानी के सेस से पैसा इकट्ठा करना, दूसरी टेस्ट करना। हिमाचल प्रदेश एक पहला राज्य है जहाँ लिकर का ई ऑक्शनिंग हुई। आप बताइए, ई ऑक्शन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि लिकर की ऑक्शनिंग होगी। आज जितना राजस्व हमने 1 साल में हम लिकर से इकट्ठा करते हैं, इतना पूर्व सरकार में आदरणीय जयराम ठाकुर ने 5 वर्ष में नहीं किया। और जो आप 3-4 हजार करोड़ रुपया 1 वर्ष में अपने सूक्ष्म साधनों से इकट्ठा करना, ये मिसाल है, और पूरे देश में मिसाल है। ऐसा नहीं है, आज पूरा देश जो है हमारी नीति और कार्यक्रमों को अडॉप्ट कर रहा है। बोलते हैं कि जिस तरह से शिक्षा का जो सुधार हिमाचल में हुआ है, उसको सारे देश में चर्चा है। आज हम केरला के बराबर जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है आ रहे हैं, जहाँ हमारे। आपकी बात ठीक है, मर्जर जो जैसे स्कूलों के मर्जर हैं, या तनख्वाहों में कटौतियां हैं, या नौकरियों में कटौतियां हैं, ये जो फार्मूला हिमाचल में मुख्यमंत्री ने सेट किया, वो पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकारों ने भी अपने अपने प्रदेशों में इम्प्लीमेंट कर रखा है। कोई नया काम नहीं वो कर रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जब आप इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, सुखाश्रय योजना लेकर आए हैं, आपने जो है वो फिजिकली हैंडीकैप बच्चों की योजनाएं हैं, कोई अनाथ बच्चों की योजनाएं हैं, इसके अलावा वृद्धों के लिए आप DA भी दे रहे हैं एडवांस में, पहले 75 वालों को दिया, अब 70 वालों को। लेकिन सवाल ये था आपसे कि ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर घट रही हैं, तो फिर जब ये सारी चीजें यहाँ पर घट रही हैं, तो फिर हमीरपुर में मुख्यमंत्री को ताकत देने वाले चेहरे क्यों नहीं है? नहीं, हिमाचल हमीरपुर की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली आपसे। सर 19 में से 1 जिला परिषद जीती है मुख्यमंत्री ने अपने वार्ड की, और सुरेश कुमार जो कि मुख्यमंत्री का दाहिना हाथ माने जाते हैं, 4 की 4 जिला परिषदें हार गए वो अपनी। और कैप्टन रंजीत जिनको मुख्यमंत्री भाजपा से लेकर आए कांग्रेस में, 4 की 4 सीटें हार गए वो अपनी। हमीरपुर में जहां से सुनील शर्मा बिट्टू टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, 3 की 3 सीटें हार गए हैं। अब आप बताओ कि ये सारी जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों से कैसे मुख्यमंत्री फैक्टर खड़ा हो सकता है? जिला परिषद के इलेक्शन को आप पार्टी लाइन पे नहीं दे सकते। मैंने कहा
इस परिस्थितियाँ होती है, कभी जातीय समीकरण होते हैं, जब कभी क्षेत्रीय समीकरण होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। इसको किसी से दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता कि अगर हमने अगर सारे जीते होते तो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आप नगर निगम भी हार गए, एक नगर निगम जीते सिर्फ। ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अंडर परफॉर्मेंस में तो कांग्रेस गई है। बेशक प्रधानों का दावा आप कर रहे हैं क्योंकि वो आइडेंटिफाइड लोग नहीं अब किसके साथ हैं, बेशक आप बीडीसी का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर एक चीज जो दिखाई दे रही है कि नगर निगमों के रिजल्ट आप हार चुके हैं पार्टी चुनाव चिन्ह पर। और मैं बात कर रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको सिर्फ हमीरपुर का कि 19 में से एक सीट जिला परिषद की जीती है। तो मुख्यमंत्री का जो फैक्टर है वो उनकी टीम क्यों खड़ी कर नहीं पा रही है हमीरपुर में, ये कमी है। इसको आपको रखना चाहिए जनता के बीच में कि ताकि कुछ सुधार तो हो मुख्यमंत्री फैक्टर को लेकर। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम एमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक जगह पर, हम नगर पंचायत नगर परिषदों में दूसरों में कांग्रेस ने 60 से 70% जीती है। मान गया प्रधान 60 से 70% कांग्रेस के आए हुए हैं। तो क्या कई बार क्या होता है, मैंने कहा कि जिला परिषद के विचार, क्योंकि सत्ता के साथ ज्यादा होड़ होती है लोगों को। अब जब हम अपोजिशन में होते हैं तो आदमी ठीक है, वहाँ पे मानते हैं, उनको लोगों को ज्यादा वो नहीं होता। तो सत्ता में क्या होता है, 4 लोग होते हैं, उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट हो जाता है कि मैंने भी जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना है, मैंने भी ये करना है। उस तरह से उसी चीजों की हुई है, उसका पूरा मंथन करेंगे आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कहीं कमजोर हुई है, चाहे वो आपका भोरंज में कांग्रेस मजबूत है, सुजानपुर में, पूरे समूचे हमीरपुर में, क्या पूरे समूचे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा आज बुद्धिजीवी वर्ग है, दूसरे लोग हैं, सब लोग जो है आदि मुख्यमंत्री की नीति और कार्यक्रमों को जो है कि सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने आज भी कहा, जैसे आपने भी कहा कि आज से पहले भी ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, जिस तरह के इन्होंने आज जो है डिसीजन लिए, जो जनहित के डिसीजन लिए, प्रदेश हित के डिसीजन लिए, और कोई भी नहीं लेता था। उन्होंने हमेशा मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। उनको सत्ता का लोभ नहीं है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को है, वैसा लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं हुआ। उनको सिर्फ हिमाचल को कैसे आगे ले जाना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, हिमाचल के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, हिमाचल का किसान को किस तरह से अपनी जो है फसल की कीमत मिले, बागवानों को मिले, इस दृष्टिकोण से जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं, ना कि उस दृष्टि से नहीं करते। मैं आज बता रहा हूँ, जो आज आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने फरमान किया कि हमारे तेल कंपनियां घाटे में जा रही है, दूसरी है, हम देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, क्या इस देश में कोई युद्ध हो रहा है? युद्ध तो जो है वो ईरान और वहाँ का हो रहा है, या वहाँ पे रशिया और यूक्रेन का हो रहा है। आज से पहले भी ईरान इराक के युद्ध होते रहते। कभी भी कोई भी इस देश के अंदर सरकार रही है, ऐसा कभी कोई फरमान जो है इस देश के लोगों को कहा, पैनिक कर दिया देश का लोग, और जिससे समाजदार लोगों को जो है उसका सीधा फायदा हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी के दिल में देश होते युद्ध होता, मान लो ठीक है, आज 12 फरवरी से युद्ध हो रहा था, तो 12 फरवरी से क्यों नहीं उन्होंने तेल की कीमतें बढ़ाई? क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना जरूरी था, ना कि देश हित जरूरी था। अगर आप 90 दिन तक आप कंपनी को 1000 करोड़ रुपया अगर दिन का घाटा होता रहा, आज आप बताओ कि 90,000 करोड़ रुपया घाटा, तो अगर उन दिनों से मेंटेन किया होता तो इस तरह की स्थिति नहीं आती। दूसरा, मैं और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए सारा कार्यक्रम है। जो आज कच्चा तेल उतना महंगा नहीं है जितना स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के टाइम था, जो देश के दोनों प्रधानमंत्री थे। उन दिनों तो कच्चे तेल का जो रेट था वो $125 प्रति बैरल से $147 प्रति डॉलर गया हुआ है। आज जो है वो जो तेल 105 से 120-125 तक घूम रहा है। परंतु उन दिनों के पैसे की तुलना की जाए और आज के पैसे की तुलना की जाए तो मेरे को लगता है ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। आज तो कच्चा तेल जो था 12 साल में 30 से 60 रुपए प्रति बैरल जो है, प्रति डॉलर जो है, वो मतलब जब हम जो हड़कंप मुनाफा जो है हमारी कंपनियों ने कमाया, तो अगर कहीं भी हमें संकट आया तो आज उसको सपोर्ट करना चाहिए था। तो देश में जिस तरह की जो है देश की सरकार अराजकता है, ऐसा नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो आज काम कर रहे हैं उसको बुद्धिजीवी वर्ग भी सराह रहा है, दूसरे लोग भी सराह रहे हैं जिस तरह से उन्होंने आज के कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं आपको आज इंश्योर कर रहा हूँ कि आने वाले 2027 में दोबारा इस हिमाचल प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। और वो दिन दूर होगा जिस दिन हिमाचल प्रदेश जो है आत्मनिर्भर होगा और हिमाचल की मिसाल पूरे देश में दी जाएगी। विक्रमादित्य का ट्वीट बड़ा जाता है नहीं, मेरे को इसमें बारे में नहीं, मेरे को पवन जी आपकी खासियत यही है कि जो असली सवाल है ना उनको आप घुमा दे रहे हैं बार बार। ठीक है जी, अब आप ये बताओ कि अब आपने दावा कर दिया कि 27 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मंडी से कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं आप? मंडी से हम 5 और 6 सीटें जीतेंगे। चलो अभी सारी चीजें मेरी बात सुनो, अगर पिछली बार भी क्या हुआ, अगर हमने ऐसी चीजें की, हम ऐसा क्यों अपने दुश्मनों को पहले जगा दे? अभी तो सरकार जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे? मेरी बात है, हम 100% जीतेंगे, काम कर रहे हैं। सुंदरनगर हम मैंने वो कहा कि आप आइडेंटिफाई नहीं करो, हम 5-6 सीटें हम नहीं करते। बोला सुंदरनगर से अभिषेक ठाकुर को लेकर नहीं, ऐसा ये मेरा काम नहीं है। ये तो आप संगठन देखेगा, हमारे आदरणीय जो प्रभारी है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, दिखाई नहीं दे रहे कहीं भी, प्रभारी पीसीसी प्रेसिडेंट दिखाई नहीं देते, नहीं दिखाते हैं, काम कर रहे हैं।
ये आप आप किस एंगल से देख रहे हैं, भाजपा वाला एंगल से नहीं, आपने ये नहीं बताया कि आप मंडी से कौन कौन सी सीटें ऐसा नहीं, ऐसी चीजें नहीं बताई जाती, पर 5-6 सीटें अभी कई देखो तो मंडी में अगर आप 5-6 सीटें जीत रहे हैं तो के बाद इलेक्शन होना है अभी तो मुझे नहीं, तो वहां पर जयराम गुट हारेगा कि सुखराम गुट हारेगा? अब 2 गुट है वहां देखो पर। मैं यही बता रहा हूँ, आज जयराम को हमारे से ज्यादा, अपने लोगों से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, अपनी पार्टी से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरह से उनकी बयानबाजी से झलकता है, वो अपने लोगों से ज्यादा उनको फ्रस्ट्रेशन है। हमारे से नहीं, हम तो सीधा एक जो है आमने सामने वाले वो है, जो जो भीतर से जो लोग होते हैं उनसे ज्यादा लोगों को जो है खतरा होता है। तो जिनके चेहरे से झलकता है हमेशा, जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, मेरे को लगता है कितने स्तर के इतने बड़े नेता इस तरह की बयानबाजी करना उनके सर, ये जो आजकल का माहौल है, अंतिम सवाल है, ये जो आजकल का माहौल है हिमाचल में बना हुआ कांग्रेस के भीतर, भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं, भाजपा में आपने बोल दिया 5 गुट है, लेकिन उन 5 गुटों का फायदा उनको नगर निगम के चुनाव में हो गया आपके सामने। कांग्रेस में जो माहौल है, जिस तरह से मंत्री भी कभी बयानबाजियां कर देते हैं, अब चंद्र कुमार के बेटे ने तो सीधी फील्डिंग ही लगा दी हुई है, तो इस माहौल में अगर कांग्रेस चुनाव में जाएगी तो आपको लग रहा है कि रिपीट हो सकता है? देखिए, जो चंद्र कुमार के बेटे ने किया तो उसके ऊपर पार्टी ने एक्शन लिया। आदरणीय राहुल गांधी का सीधा आदेश है कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, जो भी पार्टी की लाइन से बाहर जाएगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और ये कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में भी होता है, कई संगठन में ऐसे पदाधिकारी बनते हैं कि पदाधिकारी आज की डेट में न नीरज भारती जैसा पवन ठाकुर है, वैसे नीरज भारती नहीं है। तो मेरा इतना बड़ा वेट नहीं है कि मैं किसी प्रदेश के मुखिया दूसरे मंत्रियों को इस तरह से करते, और मेरे को समझ नहीं आ रही है कि जिसका पिता इतना सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर उस तरह से हो, तो वो आरोप मुख्यमंत्री ने अपने पिता के ऊपर लगाना है। तो मैं बता रहा हूँ, जो इंसान अपने पिता का आदर नहीं करता हो, वो पार्टी का, मैं ये बोलना नहीं चाहता, बोलना पिता का सम्मान करना। जिस भी बच्चे को माँ बाप का आशीर्वाद होता है, माँ बाप भगवान का रूप होता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है, फलता फूलता है। तो मेरी ये सुझाव है कि हमारे भाई हैं, मैंने इनको बोलता हूँ कि हमेशा जो है अपने माँ बाप का, दूसरों का आदर करिए, सत्कार करिए। अगर कोई ऐसी दिक्कत होती तो आज आप वैसे डर रहे हैं बोलते हुए, क्योंकि नीरज भारती का एजेंडा सीधा है, जो उसके खिलाफ बोल रहा है उसको लेकर वो सीधी पुरानी यादें करा रहे हैं ताजा। विनोद जिंटा ने आज बोला उसको लेकर, विनोद जिंटा को उन्होंने याद दिला दिया कि आपने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कैंप के ऊपर कैसे कुर्सियां मारी थी किसी समय और किसके सिर फटे थे। तो वो छोड़ नहीं रहे किसी को, जो भी बोल रहा है। कोई बात नहीं, बोले हमारे नंगा नायेगा नहीं छोड़ेगा कि हमारा, बोले मैं थोड़े बोलता हूँ। हमने तो ऐसी जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग करते हैं वैसा हमारे संस्कारों में नहीं है। हमें बात सभ्य बोलते हैं कि उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से 3.5 वर्ष में उनके घर में सत्ता है, पवन ठाकुर के घर में सत्ता तो है नहीं, उनके घर में सत्ता है। पार्टी मंच पर बात की, हाँ, पार्टी मंच पे अगर कोई भी समस्या है उसको पार्टी मंच पे करे, किसी से प्रेसिडेंट के पास करे, मुख्यमंत्री जी के पास करे, किसी और जगह पर करे, पर हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम सार्वजनिक मंच पे बातें करें या बयान करें। ये अच्छा नहीं, पवन ठाकुर को भी नहीं लगता कि चाहे कुछ भी है, हमने आज तक किसी के नहीं है। मैं बहुत एक सभ्य बात करता हूँ, सभ्य, और उनसे भी बोल रहा हूँ कि आप अपने पिता का बिल्कुल आदर करिए। उस पड़ाव पे हैं पिताजी जिन्होंने पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए लगाया। अगर आज जो तो पार्टी ने उनको निकाली, नहीं, जो भी कुछ भी है आज वो आदरणीय प्रोफेसर चंद्र कुमार जी की वजह से। अगर पवन ठाकुर भी जो कुछ भी है वो मैं अपने फादर की वजह से, अगर उन्होंने आज नहीं किया होता तो पवन ठाकुर यहाँ नहीं होता, तो हम भी, अगर उन्होंने अच्छी हमारी परवरिश नहीं की होती दूसरी की नहीं थी। चौधरी चंद्र कुमार की इज्जत काफी है कांग्रेस में, सभी लोग बोल रहे हैं कि चौधरी साहब ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है। तो ये मजबूरी तो नहीं है कहीं बोलना, क्योंकि ओबीसी का कोई चेहरा चंद्र कुमार के अलावा कांग्रेस के पास बचे ही नहीं है। पवन काजल चले गए हैं और कोई है नहीं आपके पास, तो एक अकेला चेहरा है चंद्र कुमार। ऐसा ना, कांग्रेस ऐसी राजनीति नहीं करती, ना जाति की, ना बांटने की, ना कुछ नहीं। आदरणीय चंद्र कुमार जी बहुत कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और बहुत बड़ा चेहरा है, ना कि जाति से नहीं है। हम किसी भी आदमी को जाति की से तुलना नहीं करते। ये तो जो है, ये सारी चीज़ें वो भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। उनके पास जाति, धर्म, दूसरी चीज़ों के लिए हम सब लोग जो है, हमने सारी चीज़ें हमारे लिए राष्ट्र हित, प्रदेश हित सबसे पहले, उसके बाद सारी चीज़ें। देश रहेगा, प्रदेश रहेगा, सब जाति रहेगी, देश प्रदेश नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हुआ। तो हमारा जो पहला एजेंडा है कि हम किसी भी आदमी को किसी की जाति से आइडेंटिफाई नहीं करते। चलो, धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत एडेड न्यूज़ में आपने आज समय दिया हमें अपना कीमती। और पवन जी ने तो सीधा बोल दिया है, हिमाचल प्रदेश में कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है, मिशन रिपीट कांग्रेस का हो रहा है। और इसी के साथ इन्होंने जो नीरज भारती को फिर से चेता दिया कि आप भी हद में रहकर बात करें, और पार्टी मंच, पार्टी फोरम इसलिए बना होता है कि आप वहाँ पर बात रख सकते हैं। नमस्कार।